हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। हम लोग समास पढ़ रहे थे। आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। बचे हुए जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं आज उनको सबको कवर करते हैं। तो ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजगृह में समास है। आपको बताना है कि राजगृह में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विग समास है या कर्मधारय समास है। बताइए आप लोग। मैं आप लोगों को 1 मिनट देती हूँ। तो इसमें होगा, आप तोड़ के पदों को तोड़ के देखिए, अपने आप से स्वयं करने की कोशिश करिए। राजा का ग्रह यानी कि इसमें विभक्तियों का प्रयोग, कारकों का प्रयोग हो रहा है। इट मीन यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास आएगा। इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए आंसर है ए। ठीक है, अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, आपको बताना है चंद्रमौली में कौन सा समास है। बताइए चंद्रमौली में कौन सा समास होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं। द्वंद्व समास है, बहुब्री समास है या कर्मधारय है या डी द्विग समास है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, द्वंद्व में हमेशा वो आते हैं जहाँ योजक चिन्ह लगा होता है। कर्मधारय में जब उपमान और उपमेय चीज़ें आती हैं, विशेषण या विशेष्य कहें, उपमान या उपमेय कहें, और द्विग हमेशा संख्यावाची, प्रथम पद उसमें संख्यावाची होता है। तो यहाँ पे चंद्रमौली, चंद्र का अर्थ है चंद्रमा, मौली का तात्पर्य है मस्तक, जिसके मस्तक पर चंद्रमा है। तो इसका तात्पर्य यहाँ दोनों ही पद प्रधान नहीं है, यहाँ तीसरे पद की प्रधानता है। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पर समास जो होगा वो बहुब्रीहि होगा। नीचे देखिए आपको दिया गया है, इसकी व्याख्या दी गई है। चंद्रमौली यानी चंद्र है मस्तक पर जिसके, और आगे देखिए शिव अर्थात शिव बहुब्रीहि समास है। और बल्कि जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी संज्ञा के विशेषण हों, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में द्विग समास नहीं है। आपको बताना है। पंचानन नहीं है, बताना है आपको। ठीक है, नहीं, ये नहीं है पे गोला करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, आप इसको देखिए। माफ़ करिएगा, ये क्या हो रहा है। मैं इसे यहाँ शिफ्ट करूँ थोड़ा। नहीं है। ठीक है, आपको नहीं है पे करना है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विग समास कहते हैं। पंचानन, नववधु, त्रिवेणी और नवरत्न में मात्र नववधु में द्विग समास नहीं है। नववधु में नव का अर्थ नई से लिया गया। यहाँ जो नव का तात्पर्य है नव से है, यहाँ संख्या से मतलब नहीं है। यहाँ पे नववधु में, यहाँ पे जो नववधु दिया गया है, यहाँ पे इसका मतलब जो है वो संख्या से नहीं आएगा। ठीक है, बाकी नवरत्न में 9, पंचानन में 5, त्रिवेणी में 3, ये हमें जो है संख्यावाची चीज़ें बता रहे हैं। तो ये सारे के सारे द्विग समास हैं, जबकि नववधु में नव का तात्पर्य जो है नई से लिया गया है। ठीक है, यहाँ नई किससे तात्पर्य है यहाँ पे, ना कि आपका संख्या से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन हमारा आए, यहाँ पे आपको बताना है राजकाज में कौन सा समास है। माफ करिए, पहले आपको थोड़ा सा ऐसे देखिए कि आपको ना नजर आए आंसर। आपको बताना है द्विग, बहुव्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। खुद से आपको कोशिश करनी है। देखिए आंसर आप देख भी लिए हैं, तब भी आप इसे तोड़ के, पदों को तोड़ के समझने का प्रयास कीजिए। अगर द्विग में हमेशा संख्या आएगी। बहुव्रीहि में दोनों पद में कोई प्रधानता नहीं होती है, तीसरा ही अर्थ निकलता है। जबकि द्वंद्व हमेशा योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, तो अब बचा आपका राजा का काज यानी, ठीक है, तत्पुरुष समास। यहाँ कारक का प्रयोग हुआ है इसलिए आएगा तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकप्रिय शब्द में समास है। लोकप्रिय शब्द में समास। अब आप ऑप्शन मत पढ़िए,
आप सिर्फ सोचिए और सोच के उत्तर देने का प्रयास कीजिए बिना ऑप्शन के। तो लोकप्रिय मतलब लोक में जो प्रिय है, ठीक है, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, ठीक है, लोक में प्रिय, लोगों में प्रिय। लोक का मतलब क्या होता है? लोग। तो ये तत्पुरुष समास होगा आपका। अब आपका ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर, ये देखिए इसकी व्याख्या दी गई है। लोकप्रिय में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के विग्रह में कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष विभक्तियां लगती हैं। मतलब प्रथम विभक्ति और आठवीं विभक्ति जो है वो छोड़ के सारी विभक्तियों का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है। तो लोकप्रिय में जो जिस विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो लोक में प्रिय में मतलब अधिकरण तत्पुरुष है, ठीक है। ये भी चीज़ें कभी कभी थोड़ा डीपली पूछ लेता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? आपको बताना है प्रतिदिन में कौन सा समास है। देखिए, हमने आपको जब अभी पिछली क्लास ली थी उसमें बताया था कि उपसर्ग जो लगते हैं हमेशा अव्ययी भाव जो होते हैं, अव्ययी भाव समास में उपसर्गों का प्रयोग होता है और अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है। तो अब आपको पता है प्रतिदिन में कौन सा समास आएगा? अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन व्याख्या लिखी हुई है, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा है। समस्त पद में अव्यय में अर्थ की प्रधानता रहती है। समस्त पद में अव्यय में अर्थ की ही प्रधानता रहती है। जो मतलब व्यय नहीं, अव्यय का तात्पर्य क्या होता है? जो व्यय ना हो। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में व्यवहृत होता है, जैसे प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। हाँ, आपने देखा होगा ये सब प्रश्नों को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, निर्विवाद में कौन सा समास है? आपको बताना है निर्विवाद में कौन सा समास है। अब आप इसको सोचिए और ऑप्शन देख के या बिना ऑप्शन के आप सोच के इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए, विवाद एक शब्द होता है और निर जो होता है वो एक उपसर्ग है। आपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे। निर एक उपसर्ग है। विवाद में जब निर उपसर्ग लग जाता है तो उसे निर्विवाद कहते हैं। अभी इससे पहले जो प्रश्न आपको बताया मैंने आपसे कहा था अव्ययी भाव समास में उपसर्गों का प्रयोग होता है। तो निर्विवाद में कौन सा समास होगा? यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। निर्विवाद अर्थात बिना विवाद के अव्ययी भाव समास है। चलिए अब आगे जो क्वेश्चन दिया गया है 33 है, चक्रपाणि, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन से समास हैं। चक्रपाणि मतलब जिसके हाथ में, चक्रपाणि मीन्स हाथ होता है, चक्र मीन्स चक्र है। चंद्रभाल मतलब जिसके सर पर चंद्रमा है, भाल मतलब मस्तक। सुलोचना मतलब सुलोचना जिसके नयन बहुत सुंदर हैं, सुंदर आँखों वाली स्त्री। तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, तीसरा ही तात्पर्य निकल रहा है। और सुलोचना जो कि आपको पता होगा, सुलोचना किसकी पत्नी थी? मेघनाथ की पत्नी थी सुलोचना। तो इसमें सब समास है सभी बहुब्रीहि, ठीक है। ये देखिए इसकी व्याख्या दी गई है, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब इतने ही क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोगों ने समास कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम जो अगला टॉपिक कराऊंगी, मैं सोच रही हूँ टॉपिक क्वेश्चन आंसर कराऊँ या आप सोच रहे हैं कि मैं समास को डिटेल में समझा दूँ पहले, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। कल हम लोग उसका टॉपिक लेके आएंगे और उसे आगे कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।